हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुजरेश सिंह। मैं आपके सामने अपना शो लेकर हाजिर हूं, मंत्रा गुरु। पिछले शो में मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता की धर्म व्यवस्था। इस शो की अपार सफलता के बाद एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके सम्मुख। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधव सभ्यता को एक सुनियोजित नगर सभ्यता के रूप में जाना जाता है, जिसमें नगरों के साथ साथ गांव का अस्तित्व भी रहा होगा। अतः सिंधव सभ्यता की अर्थव्यवस्था में कृषि, पशुपालन और व्यापार तीनों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब हम सिलसिलेवार प्रत्येक टॉपिक को लेंगे। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है कृषि, एग्रीकल्चर। कृषि में जो मुख्य फसलें देखने को यहां मिलती हैं वो है गेहूं और जौ। सिंधु प्रदेश की भूमि बहुत कुछ उपजाऊ थी। सरिताओं तथा अच्छी वर्षा के कारण सिंचाई जल की कमी नहीं थी। इस प्रदेश में अच्छी खेती होती थी। खुदाई में गेहूं और जौ के दानों के अवशेष मिले हैं। पर्याप्त जल उपलब्धता के कारण सिंधवासी चावल का उत्पादन, साथ ही तिल व मटर की खेती भी की जाती थी। सिंधु प्रदेश की उर्वरता का एक कारण प्रतिवर्ष सिंधु नदी में आने वाली बाढ़ भी थी। गांव की रक्षा के लिए खड़ी की गई पक्की ईंटों की दीवार से प्रतीत होता है कि बाढ़ हर साल आती थी। सिंधु नदी मिस्र की नील नदी की अपेक्षा कहीं अधिक जलोढ़ मिट्टी अपने साथ लाती थी और बाढ़ के मैदानों में उसे छोड़ देती थी। सिंधु सभ्यता के लोग बाढ़ उतर जाने पर यानी नवंबर में बीज बो देते थे और अगली बाढ़ से पहले अप्रैल माह में गेहूं, जौ आदि की फसलें काट लेते थे। हड़प्पा के लोग निश्चित रूप से कृषि कार्य करते थे और वे हल का प्रयोग भी करते थे। वर्णमाली से हल का मिट्टी से बना एक मॉडल मिला है जो आज के हल से बहुत भिन्न नहीं है। मोहनजोदड़ो से भी एक टूटा हुआ हल मिला है। यह हल प्राय लकड़ी के रहे होंगे, क्योंकि प्रयोग के बावजूद कोई भी प्राप्त नहीं हो सका है। दूसरा, उस नम एवं जलोढ़ मिट्टी के लिए लकड़ी के हल ही ज्यादा उपयुक्त रहे होंगे। कालीबंगा से भी नगर की सुरक्षा दीवार से बाहर जुते हुए खेत के चिन्ह मिले हैं। जुते हुए खेत के चिन्ह कहां से मिले हैं दोस्तों? कालीबंगान से। जुताई से मालूम पड़ता है कि एक साथ दो फसलें लेने का चलन रहा होगा, जैसे चना और सरसों। सिंचाई के लिए बाढ़ व नहरों का साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन नहरें रही होंगी ऐसा विद्वानों का मानना है। कालांतर में ये मिट्टी से ढक गई होंगी।
नगर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में वह उत्पादन नगर की जनता की आवश्यकता पूर्ति हेतु जाता रहता होगा। रविंद्र सिंह बिष्ट ने हरियाणा सरस्वती घाटी में ताम्रयुगीन नहरों तथा तालाबों से सिंचाई के साक्ष्य पाए हैं। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नागरिक सभ्यता के पनपने के लिए धातु से उपकरण बनाने का ज्ञान अत्यंत सहायक है। विभिन्न धातुओं और अन्य प्रकार की सामग्री से निर्मित उपकरणों के निर्माण में दक्षता तभी प्राप्त हो सकती है जब कुछ लोग पैसे के तौर पर एकमात्र उन्हीं के निर्माण कार्य करें। सिंधु सभ्यता के विकसित तकनीक से बने विभिन्न उपकरणों से स्पष्ट है कि वे पेशेवर शिल्पियों की कृतियां हैं। इससे यह अनुमान सरलता से हो जाता है कि कृषक निश्चय ही पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त अन्न का उत्पादन करते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल आदि स्थानों से अनाज के दाने मिले हैं। गेहूं और जौ तो सिंधु सभ्यता के लोगों की मुख्य खाद्यान्न या फसलें थीं। गेहूं की 2 और जौ की 3 किस्मों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ सैंधव लोगों को फलों की भी जानकारी थी और वे इनका उत्पादन भी करते थे। लोथल, रंगपुर, हुलास से धान चावल की उपज की जानकारी मिलती है। लोथल से बाजरे के दाने भी प्राप्त हुए हैं। अनाज को व्यक्तिगत एवं राजकीय दोनों स्तर पर संरक्षित करने की व्यवस्था के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हड़प्पा में 3 भूमिगत बड़े बड़े बर्तन पाए गए हैं जिनके किनारों पर ईंटों का घेरा था। शायद इनका प्रयोग खाद्यान्न संग्रह हेतु किया जाता था। अनाज एवं अन्य वस्तुओं की चूहों से रक्षा हेतु सैंधव लोगों ने चूहेदानियों का भी प्रयोग किया होगा, क्योंकि मिट्टी से बनी चूहेदानियों के साक्ष्य उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। तो यह प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि सैंधववासी क्या चूहे को जानते थे? तो इसका प्रमाण यह है कि वहां चूहेदानियां प्राप्त हुई हैं और वो चूहों को मारना जानते थे और अपनी फसलों की उससे रक्षा भी करते थे। आटा दोस्तों ओखली में कूटकर या सिलबट्टे द्वारा घिसकर बनाया जाता था या पीसकर बनाया जाता था। मार्शल महोदय ने प्राप्त कुछ मानव दांतों के अत्यधिक घिसे होने के लिए पत्थर मिश्रित आटे के निरंतर प्रयोग को इसका कारण माना है। भोजन को मीठा करने के लिए सैंधव लोग शहद, खजूर आदि का प्रयोग करते थे। और दोस्तों एक और महत्वपूर्ण प्रश्न निकल कर आ रहा है यहाँ पे, कपास की खेती सबसे पहले सैंधव लोगों ने ही की थी। ये विश्व में इसका कहीं और इससे पहले कोई और प्रमाण नहीं मिलता है। ये पहला प्रमाण सैंधव सभ्यता से मिलता है कि कपास की खेती यहां सबसे पहले की गई होगी।
जो मेसोपोटामिया को निर्यात किया जाता होगा। कपास किसको निर्यात किया जाता था दोस्तों? मेसोपोटामिया को। धन्यवाद दोस्तों।